गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। अब तक हमने मुद्रा के बारे में, चेक के बारे में, साख के बारे में, औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋणों के बारे में पिछली 3 कक्षाओं में अध्ययन किया था हमारे पाठ मुद्रा और साख के अंतर्गत। और अब हम बात कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह की। तो सबसे पहले बात ये आती कि स्वयं सहायता समूह की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किसको पड़ती है। तो सबसे पहले तो पड़ती है निर्धन लोगों को, क्योंकि ये जो निर्धन लोग होते हैं ये किन स्रोतों से ऋण नहीं ले पाते हैं? औपचारिक। क्योंकि पीछे का जो आरेख था उसके अंदर हमने देखा था कि 90% से ज़्यादा ये लोग हैं वो किससे ऋण लेते हैं? अनौपचारिक से लेते हैं। जब ये अनौपचारिक ऋण से कर्ज लेते हैं तो फिर इनको क्या करना पड़ता है? कर्ज की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कर्ज की दर क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और हमने कई मामलों में देखा है कि उस कर्ज की दर की वजह से वो अपना कर्ज क्या नहीं कर पाते हैं, उतार नहीं पाते और अपनी ज़मीन तक उसे क्या करनी पड़ती है? बेचनी पड़ती है। दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है। बैंकों में क्या होती है? कागजी कार्रवाई होती है और ये लोग अनपढ़ होते ही नहीं, इन कागजी कार्रवाइयों का पता ही नहीं होता। इसलिए ये जो है औपचारिक स्रोत से क्या नहीं ले पाते हैं? ऋण नहीं ले पाते। इसका मजबूरन इनको कहाँ जाना पड़ता है? साहूकार के पास जाना पड़ता है। साहूकार के पास जब ये जाते हैं तो साहूकार जो है एक तो इनसे ब्याज ज़्यादा लेता है और दूसरा क्या होता है, अपनी मनमानी शर्तें इनके ऊपर क्या कर देता है? थोप देता है। बहुत ऊंची जो है ब्याज दर रखता है और लिखापढ़ी पूरी नहीं करते। ये लेन देन की जो लिखापढ़ी होती है उसको पूरा नहीं करते और कर्जदारों को क्या करते हैं? वो तंग करते हैं। इसलिए गरीब लोगों ने हाल ही में क्या किया? एक नया तरीका निकाल लिया। क्या नया तरीका निकाल लिया? गरीब व्यक्ति क्या करते हैं? 15 से 20 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर के क्या बना लेते हैं? एक समूह बना लेते हैं और वो ये ठान लेते हैं कि हम स्वयं एक दूसरे की क्या करेंगे? स्वयं एक दूसरे की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। यानी कि यहां हमारे पास स्वयं सहायता समूह की परिभाषा आ गई कि स्वयं सहायता समूह के अंदर 15 से 20 व्यक्ति मिलकर के बचत करते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो ऐसे समूह को क्या बोला जाता है? स्वयं सहायता समूह बोला जाता है, जो अपनी सहायता क्या करते हैं? खुद करते हैं। उसके लिए ये क्या करेंगे? ये मान लीजिए ये 15 से 20 व्यक्ति हैं और प्रतिदिन ये 50 रुपए क्या करते हैं? बचाते हैं। तो कितने रुपए बचा लिए 20 व्यक्तियों ने? 1000 रुपए। एक महीने में कितना बचा लेंगे ये व्यक्ति? 30,000 रुपए। और सपोज करो अब किसी भी व्यक्ति को इनमें से 20 में से किसी भी व्यक्ति को 20,000 रुपए की जरूरत है। वो व्यक्ति क्या करेगा? इन 30,000 रुपए में से 20,000 रुपए उस व्यक्ति को दे देंगे और उसके ऊपर ब्याज की दर क्या कर देंगे? बहुत थोड़ी रख देंगे, ताकि वो आसानी से क्या कर दे, क्योंकि वो तो सभी को जरूरत पड़ती है तो सभी के ऊपर वही ब्याज दर क्या होगी? अप्लाई होगी। इस कारण ये लोग जो है साहूकारों के चुंगल से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से वो लोग कर पाते हैं। तो ऐसे समूहों को हम क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह कहते हैं। अब कर्ज लौटाने की जो जिम्मेवारी होगी ये सारे समूह की होगी। मान लीजिए इस समूह में से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो 20,000 का जो ऋण लिया होता था ये इन 19 व्यक्तियों में बंट जाता है। उस परिवार को वो ऋण देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर कमाने वाला व्यक्ति इनमें से क्या हो जाता है? चला जाता है। कमाने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? अगर मर जाता है तो फिर जो है ये 20 व्यक्ति, इसके अंदर 1000 रुपए उनके हिस्से आता है तो वो कर्ज इतना ज्यादा मैटर नहीं कर पाता। इसलिए जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो कर्जदारों को ऋण धार की जो कमी है उससे उभारने में मदद करती, क्योंकि अब यहां पर समर्थक ऋणाधार की जरूरत नहीं पड़ी। उसे कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ी। क्या नहीं रखनी पड़ी? गिरवी। कोई भी चीज आपको यहां गिरवी रखने की जरूरत नहीं और आपको 20,000 रुपए वहां पर मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है आप यहां देखेंगे ये एक बैठक कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह की। गुजरात के अंदर ये महिलाएं बैठी हुई है। ये सारे के सारे अपनी जो भी बचत की है तो ये फिर क्या करते हैं? उस बचत से क्या कर देते? कई बार छोटे मोटे उद्योग धंधे भी लगा लेते हैं। सिलाई की मशीन खरीद ली, घर बना लिया, या फिर जो है अपनी कोई भूमि है या कोई अपनी संपत्ति गिरवी रख रही है उसको क्या कर लेते हैं? छुड़वा लेते हैं, या कोई पशु खरीद करके डेयरी खोल लेते हैं, दूध बेचना शुरू कर देते हैं। तो बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो कौन लेते हैं? ये सारे बैठ करके लेते हैं। एक समूह बना लेंगे और वहीं पर सारे निर्णय क्या है? किए जाएंगे। तो ये सदस्य स्वयं लेते हैं। तो समूह में दिए जाने वाले जो ऋण है उसका जो लक्ष्य है, उसकी रकम, उसकी जो ब्याज दर है, वापस लौटाने की अवधि के बारे में यही लोग क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। इनके ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं होता। और इसका सबसे चर्चित उदाहरण है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद यूनुस। और इसके लिए इसको कई बार ये प्रश्न आ जाता, नोबेल पुरस्कार तक दिया था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए उन्होंने जो है बांग्लादेश का एक ग्रामीण बैंक बनाया था
1970 में इसकी जो है शुरुआत की थी और 2018 के अंदर इसमें 9 लाख से ज़्यादा सदस्य थे और ये 81,600 गाँव में फैला हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था, गरीब लोगों को जो है अनौपचारिक ऋण से क्या दिलाना, निजात दिलाना। तो इस अध्याय के अंदर हमने जो है मुद्रा के जो आधुनिक रूप है उसके बारे में जाना, बैंकिंग प्रणाली के बारे में जाना। इसके बारे के बाद हमने जमाकर्ता जो धन है वो बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ जो कर्जदार है वो बैंकों से धन लेकर के जाते हैं। हमने ऋण के सकारात्मक प्रभाव भी देखे और सलीम ने जो 3000 जूते की जोड़ी बनाई थी वो सकारात्मक उदाहरण था। स्वपन्ना का जो उदाहरण था वो नकारात्मक था, वो कर्ज जाल के अंदर फंस के रह जाती है। और हमने ये भी देखा कि ऋणदाताओं के लिए ऋण की शर्तों में बहुत फर्क होता है, औपचारिक और अनौपचारिक की। इसके अलावा हमने देखा कि वर्तमान समय में अमीर लोग हैं वो औपचारिक ऋण ज़्यादा लेते हैं, जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो अनौपचारिक ऋणों के ऊपर क्या रहते हैं, ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो इस कारण जो है गरीब जो लोग हैं वो किसकी तरफ अग्रसर हुए थे, स्वयं सहायता समूह की तरफ अग्रसर हुए। इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। आइए अब अभ्यास के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। फर्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ, जोखिम वाली परिस्थितियों में दोहरे संयोग की समस्या, जोखिम वाली जो परिस्थिति उसमें कर्जदार के लिए क्या समस्याएं खड़ी कर सकती है। उसके लिए क्या था, हमने स्वप्ना का उदाहरण देखा। उसके पास 3 एकड़ जमीन थी, उसके अंदर वो मूंगफली बीजती है, लेकिन कीटनाशकों से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वो साहूकार का कर्ज क्या नहीं कर पाती, उतार नहीं पाती है। अगली फसल की बिजाई के लिए वो फिर साहूकार से पुनः क्या ले लेती है, ऋण ले लेती है और उसकी फसल फिर दोबारा क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कर्जा नहीं उतार पाती है। तो स्वप्ना की जो कमाई बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, घट जाती है और वो कर्ज जाल में फंस जाती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी अपना मकान गिरवी रख के ऋण ले लेता और व्यवसाय शुरू करता है और उसका व्यवसाय अगर ना चले और व्यापारी को बैंक का जो पैसा लौटाने की स्थिति में ना हो, तो उसे अपना उसका जो मकान है वो बैंक क्या कर देगा, नीलाम कर देगा। ये समस्याएं हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा दोहरे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को किस प्रकार सुलझाती है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि एक व्यक्ति को क्या करना है, गेहूं भी बेचना है और टीवी लेना है, तो उसे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो क्या कर ले, उसका गेहूं खरीद ले और टीवी बेच दे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा उसे क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। उसे उस व्यक्ति को ढूंढना जो उसी प्रकार की दोनों वस्तुएं क्या कर सकता है, दे सकता है। उसकी पसंद की वस्तु खरीद सकता है और उसकी पसंद की वस्तु क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो ये क्या होता है, दोहरा संयोग होता है। अगर मान लो अब हम यहाँ मुद्रा का उपयोग करते हैं, जिस व्यक्ति को क्या करना है, गेहूं बेचना है, टीवी खरीदना है, वो क्या करेगा, जिस व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है उसको ढूंढेगा, उसे बेच के मुद्रा में अपनी गेहूं को बदल लेगा, फिर उस मुद्रा से वो क्या करेगा, टीवी वाले की दुकान से टीवी खरीद लेगा और आसानी से जो है वो अपनी आवश्यकता को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। और इस आवश्यकता के दोहरे संयोग को कौन खत्म करती है, मुद्रा खत्म करती है, क्योंकि विनिमय का माध्यम वस्तु की जगह क्या बन जाता है, मुद्रा बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह से मध्यस्थता करते। मैंने बताया था आपको, जिसके पास अतिरिक्त धन है वो तो जमाकर्ता हो जाएगा और जिसको जरूरत है, जिसको किसकी जरूरत है, कर्ज की जरूरत है, वो क्या बन जाएगा, कर्जदार बन जाएगा। वो बैंक से क्या ले लेगा, उधार ले लेगा और ये बैंक में क्या करा देंगे, जमा करा देंगे। तो जो अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग हैं वो बैंक में पैसा जमा करा देंगे और बैंक उसकी राशि पर उनको क्या देगा, ब्याज देगा और वो आवश्यकता अनुसार नगद भी ले सकते हैं और चेक से भी पैसा ले सकते हैं। जरूरतमंद लोग क्या करेंगे, बैंक से कर्ज लेंगे, उसके लिए वो क्या करेगा, अपनी जमीन गिरवी रख देगा, अपना सोना उसको दे देगा और बैंक जो है कर्जदारों से वसूली गई जो ब्याज की दर है उससे क्या करेगा, बैंक के अंदर जमाकर्ताओं को देने वाली ब्याज दर से क्या लेगा, ज्यादा लेगा। एग्जाम्पल मैंने बताया था, वो उनको 5% देता, उनको किस में देता है, 14 में, 9%। उसके बाद है 10 रुपए के नोट को देखिए और इसके ऊपर क्या लिखा है। इस कथन से आपकी इस पे क्या लिखा हुआ था, 10 रुपए के नोट के ऊपर आप ध्यान से देखिए, बताइए। उस पे लिखा होता है ना, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और इसके नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये कागज जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। उसके बाद हमारे भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के बढ़ाने की जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत है, क्योंकि जो महाजन होते हैं वो गरीबों से ऊंची दर के ऊपर क्या लेते हैं, ब्याज दे करके कर्जा देते हैं उन्हें, तो उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता। और भारत की जनसंख्या एक बहुत बड़ा भाग क्या है, गरीब है। इसलिए गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार को औपचारिक ऋण क्षेत्र को बढ़ाने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि ये किसके निगरानी में काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में काम करता है और जहां पर ब्याज की दरें भी क्या होती हैं, कम होती हैं। उसके बाद है गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह, अभी हमने पढ़ा था यहाँ, क्योंकि इसके पीछे क्या है, महाजन और जो साहूकारों के कर्ज जाल से क्या करना है, मुक्त करना है, क्योंकि महाजनों के कर्ज उनसे क्या होते हैं, चुकाए नहीं जाते हैं। उसके अलावा नंबर 7 पे क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। उसका कारण क्या होता है, वो किसकी मांग करता है बैंक आपसे, समर्थक ऋणाधार की।
और अगर आप वो राशि या वो पूंजी बैंक को अगर नहीं दे पाते हैं तो बैंक उन लोगों को क्या नहीं देता है, ऋण नहीं देता है, क्योंकि बैंक को पता होता है कि ये लोग ऋण चुका नहीं पाएंगे। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। थैंक यू।